हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर मनीष बायोलॉजी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनीष और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये वाला सही रहेगा ऐसे, ठीक? कैसे? तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम के चैप्टर को हमने जो है वो नीट के कंसर्न में स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के कई सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उसको हमने डिस्कस किया था। हमने जाना था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। हमने जाना था कि क्या अंतर होता है आपके कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस में। हमने जाना था कि किस तरीके से आपके डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हवा की एंट्री होती है और किस तरीके से अल्वेलाई के लेवल पर जाकर गैसेस का डिफ्यूजन होता है। हमने जाना था कि क्या होता है सही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पाथवे के रूप में याद रखना होता है। हमने जाना था कि किस लेवल पर आपके थोरेसिक वर्टिब्रे पर जाकर आपके जो ब्रोंकाई हैं वो प्राइमरी लेफ्ट साइड और प्राइमरी राइट साइड में एंट्री मार लेते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। हमने जाना था कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर जाकर आपके जो ट्रैकिया होती हैं उनकी दो ब्रांचेस आपको नजर आती हैं, एक लेफ्ट लंग में चली जाती है, एक राइट लंग में। और जब वो लंग के अंदर घुसती है तो हम उसे नाम दे देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई आगे चलकर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल में अपनी एक्सटेंशन देती हैं और यही ब्रोंकियोल का जो इनिशियल पार्ट होता है वहां से लेकर पूरे के पूरे ट्रैकिया तक आपको इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग देखने को मिलते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल पर आपको इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज रिंग देखने को नहीं मिलेंगे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये सभी बातें क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दी थी, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा एलोब्रेट करके नहीं बताऊंगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आपने इस पूरे पार्ट में दो चीज़ें समझनी हैं, एक थोरेसिक चैम्बर, दूसरा रिब केज, ठीक। रिब केज की अगर मैं बात करूं तो डॉर्सल रीजन पर रिब केज में मुझे मिल जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। एंटीरियर रीजन पे मुझे मिल जाएगा स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम से निकलने वाली जो रिब्स हैं वो आगे की ओर स्टर्नम पर जाके जुड़ेंगी। 7 पेयर ऑफ रिब ट्रू रिब्स होती हैं जो सीधे स्टर्नम पर आकर जुड़ती हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स को लेकर हम एक केज तैयार करते हैं, एक जाल तैयार करते हैं, एक पिंजरा तैयार करते हैं। जाल नहीं कहना चाहिए, पिंजरा कहना चाहिए, पिंजरा। उस पिंजरे को कहते हैं रिब केज। और इस रिब केज के अंदर क्या क्या है? इस रिब केज के अंदर आपके लंग्स, इट्स ओके, लंग्स हैं, आपका हार्ट है, ठीक है, समझ गए। और आपका जो है ब्रोंकाई वाला पार्ट है, अल्वेलाई वाला पार्ट है, लंग्स के अंदर जो है वो यहाँ है। तो लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए रिब केज की बात करनी है, ठीक है। डायफ्राम को मैं रिब केज का हिस्सा मानूं कि नहीं मानूं? नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि रिब केज में सारे के सारे सॉलिड स्ट्रक्चर है, सारे के सारे बोनी पार्ट हैं और कुछ कार्टिलेजनस पार्ट है। रिब केज में किसी मसल की बात मत करना, रिब केज में किसी किसी रिब केज में किसी प्रकार के जो है सॉफ्ट टिश्यू की बात नहीं होगी, यहाँ पर सारी चीज़ें हार्ड हैं, क्लियर। वो तो एक पिंजरा है ना, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, समझ गए, ठीक। इसके बाद बात करते हैं थोरेसिक चैम्बर की। इसमें क्या है? इसमें नीचे की ओर डायफ्राम है, ठीक। और इस थोरेसिक चैम्बर में आपके लंग्स हैं।
इस थोरेसिक चैम्बर में आपका जो है ट्रैकिया भी है, ब्रोंकाई भी है, ब्रोंक्यूल भी है, अल्विलाई भी है। तो थोरेसिक चैम्बर इज ए रीजन वेयर lungs are present, diaphragm is present, clear? ठीक, तो आपको रिब केज और थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर में अंतर पता चल गया थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि जब आप इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन करते हो तो जो पल्मोनरी कैविटी होती है, लंग्स की जो कैविटी होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में ये सारी जो पांचों की पांचों स्टेप्स हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है और इन स्टेप्स का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, या अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन विथ सीक्वेंस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, ठीक है। कौन कौन सी स्टेप किस किस तरीके से होती है, इसका एक सीक्वेंस आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसे ब्रीथिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसी पल्मोनरी वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजनिक एयर इनहेल करते हैं और CO2 रिच एयर बाहर निकालते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सेलेशन की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं? हमारे घर में जो वेंटिलेशन है, ठीक है, उस वेंटिलेशन के ज़रिए हम एयर का एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन अल्विलाई के लेवल पे नहीं, नोज़ के लेवल पर, है ना। आपने सांस छोड़ दी, सांस ले ली, दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है ब्रीथिंग। पहली चीज़ तो आप याद करो, पल्मोनरी वेंटिलेशन कह दो या ब्रीथिंग कह दो, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। आपने अपने आप को हवा के हवाले कर दिया, ठीक है, ठीक है, और हवा आप खींच रहे हो। नॉर्मली जो हम लोग कर रहे हैं अभी बैठकर, ये आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। आपने एयर को इनहेल किया, CO2 को एक्सहेल किया, O2 को इन किया, CO2 को आउट किया, दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। समझ में आ गई बात? दूसरा, पल्मोनरी वेंटिलेशन की वजह से जो ऑक्सीजन अंदर गई वो सबसे पहले कहाँ पहुंची? आपके फेरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई ऑफ लेफ्ट लंग, प्राइमरी ब्रोंकाई ऑफ राइट लंग, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल में पहुंची, ब्रोंकियोल में जाकर वो अल्विलाई के लेवल पर डिफ्यूज हो गई, ठीक है। तो एल्व्यूलर मेम्ब्रेन पर जाकर जो गैसेस का डिफ्यूजन हुआ वो सेकंड स्टेप है, ठीक है। एक बार वो लंग्स वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, नॉस्ट्रिल से हवा अंदर घुसी, ट्रैकिया में आ गई, ट्रैकिया से नीचे उतर रही है हवा, प्राइमरी ब्रोंकाई में पहुंची। मतलब ये जो ब्रोंकाई है आपकी, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया इधर पे और इधर पे ब्रांचेस देगा अपने, इसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चलकर फर्दर ब्रांचेस दे रही है, सेकेंडरी ब्रोंकाई इसको बोल दिया, इसने फर्दर ब्रांचेस दे दी, इसको टर्शरी ब्रोंकाई बोल दिया। ये टर्शरी ब्रोंकाई आगे चलकर जो है कुछ ब्रांचेस निकाल रही है, इनको ब्रोंक्यूल बोल दिया, इनिशियल ब्रोंक्यूल, और वो इनिशियल ब्रोंक्यूल आगे चलकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फाइनली टर्मिनेट होंगे इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको एल्विलाई बोलेंगे। किसी भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई बोल सकते हैं जहाँ कुछ स्टोर होता हो या जिस लेवल पर कोई चीज़ एक्सचेंज होती हो। ब्रेस्ट, फीमेल के ब्रेस्ट में भी एल्विलाई होते हैं, जहाँ पे मिल्क बनता भी और स्टोर भी होता है ल्यूमेन ऑफ द एल्विलाई में। समझ में आई बात? तो इतना क्लियर हो गया? तो किसी ने आपसे पूछा कि करेक्ट पाथवे बताओ, तो बता दोगे ना? किस लेवल पर जाकर आपका जो ट्रैकिया है वो लेफ्ट और राइट लंग में एंट्री लेता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर। समझ में आ गई बात?
वापस लौटते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर आपने जाना कि पहली स्टेप पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसकी वजह से आपने एयर को O2 को इनहेल किया, CO2 को एक्सहेल किया, ठीक है। स्टेप नंबर 2, एल्विलाई के लेवल पर डिफ्यूजन, एल्विलाई के लेवल पर डिफ्यूजन। स्टेप नंबर 2 क्या है? एल्विलाई के लेवल पर डिफ्यूजन। ये एल्विलाई के लेवल पर जाकर O2 अंदर चला जाएगा, CO2 एल्विलाई में आ जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। आपने अल्विलाई पर, अल्विलाई के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन मौजूद है। उस हीमोग्लोबिन ने क्या किया? जो इन्हेलेशन के जरिए ऑक्सीजन आई है, वो हीमोग्लोबिन ने उठा ली और उसे लेकर चल दिया। कहाँ? सेल्स तक, टिश्यूज तक, जो उम्मीद लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन आएगा, हमारे अंदर बैठे हुए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अल्विलाई के लेवल पर, जैसे मान लो ये अल्व्यूलर मेम्ब्रेन है, दिस इज अल्व्यूलर मेम्ब्रेन। इस अल्व्यूलर मेम्ब्रेन और ये अल्विलाई है, ठीक है। अल्विलाई के इर्द गिर्द बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, अल्विलाई के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन को प्यार हो गया है, मतलब उसको पहले से ही था प्यार, किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन हीमोग्लोबिन टैलेंटेड है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड से भी प्यार है। डबल गेम खेलता है ये, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी प्यार है इसको। तो लेकिन ज़्यादा प्यार किससे? ऑक्सीजन से। ज़्यादा प्यार किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो छोड़ो, ये समझ में आ गया, ठीक, ये समझ में आ गया। तो O2 से उसको ज़्यादा प्यार है, CO2 से कम प्यार है, ठीक है। जब एयर में इन्हेलेशन के ज़रिए, एयर में जब इन्हेलेशन के ज़रिए, एयर में इन्हेलेशन के ज़रिए जब ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा? अल्विलाई के लेवल से अंदर आया होगा ना भाई। यहाँ से हवा अंदर घुसी, ये देखो, ये ट्रैकिया पे, फिर ब्रोंकाई में, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई से होती है ब्रोंकियोल में, देन अल्विलाई पे। अब अल्विलाई से इसे मेम्ब्रेन से बाहर आना है, अल्विलाई के अंदर से बाहर आना है। तो अल्विलाई के अंदर से जैसे ये गैस बाहर आएगी, हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है पहले से रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, वो उस ऑक्सीजन को फटाक से उठा लेगा। एक हीमोग्लोबिन अकेला 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपनी गाड़ी में बिठाएगा और बिठाकर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? सेल्स के लेवल पर ले जाएगा, ठीक है। तो पहला डिफ्यूजन यहाँ पे हुआ, दूसरा डिफ्यूजन सेल के लेवल पे होगा। तो फर्स्ट डिफ्यूजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑकर्स एट द लेवल ऑफ अल्विलाई एंड सेकंड डिफ्यूजन ऑकर्स एट द लेवल ऑफ सेल। आया? तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? O2 और CO2 का डिफ्यूजन हुआ टिश्यू के लेवल पर। पहला डिफ्यूजन कहाँ हुआ? देखो, अल्विलाई के लेवल पे। ये बात मैंने समझा दी आपको, ठीक है। हीमोग्लोबिन उसे लेके कहाँ गया? टिश्यू के लेवल पे गया। अब हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी, टिश्यू के अंदर कम थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज हो गई? टिश्यू के अंदर।
समझ में आ गई? तो टिश्यू क्या करेगा, उसका उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, अंदर जो ग्लूकोज बैठा है उसे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो ये सारी स्टेप आपको याद करा दी मैंने, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा।